हेलो फ्रेंड्स। स्किल साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये रियलाइज कराना कि आप जो सपने देखते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो सपने देखना बंद मत कीजिए। सेकंड चीज कि आप अपने प्रोफेशन में कहीं भी टेक्निकल वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी लेटेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस जार्गन्स हैं, उनसे हम अवगत कराएंगे। और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो न्यू बिजनेस मॉडल्स हैं, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स, उसके बारे में बताएंगे। और टू टॉप इट ऑल कि एक बैलेंस्ड और एक पर्पसफुल लाइफ कैसे जिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्विकली आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ये काफी पॉपुलर टॉपिक है और काफी रेलेवेंट भी है। बहुत सारे लोग जो फुल टाइम जॉब में हैं वो लोग भी ये करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कुछ लोगों की हॉबी भी ये है। तो इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए सौरभ जी हमारे साथ हैं। तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं सौरभ जी का। तो सौरभ इज अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और उसके बाद सौरभ ने इन्फोसिस, टीसीजी सॉफ्टवेयर और फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। उन्होंने आईआईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। और पिछले कई सालों से सौरभ जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड सेबी अप्रूव्ड, सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी एक अपनी कंपनी भी है, एडवाइजरी कंपनी मिडास फिन। तो सौरभ को काफी अच्छी पकड़ है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पे। खुद भी करते हैं ये ट्रेडिंग और क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स का फंड भी मैनेज करते हैं। तो सौरभ, आपका स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद चैतन्य। या तो दोस्तों, जैसा कि हमारी कल्चर में है, हम शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। कि हमारा ये डिस्कशन ऐसा हो कि सौरभ को मैं पहले से जानता हूँ, दोस्त हैं हमारे। तो इनको हम लोग प्यार से जंतु भी बोलते थे। तो अगर इस पॉडकास्ट के दौरान दोस्तों कभी मैं इनको जंतु बोल दूं तो आपको जो है वो आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा। तो जंतु जी से हमें अच्छी अच्छी बातें पता चले। तो सौरभ, पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि कई बार हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सब टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे असेट क्लासेस भी हैं, है ना? कि इक्विटी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, आईपीओज हो गए, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इक्विटी मार्केट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इंडेक्स फंड है, गोल्ड है। तो आप इसके बारे में हमें बताइए कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, डिफरेंट असेट क्लासेस एंड मतलब लिक्विडिटी के हिसाब से किसकी क्या लिक्विडिटी है, सरल शब्दों में। सौरभ जी, जी बिल्कुल। तो पहले हमें समझना चाहिए कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो दोनों में पार्थक्य क्या है। जैसे इन्वेस्टिंग हम उसको बोलते हैं, जैसे आप थोड़ा सा लंबा टाइम का व्यू रखें, 3 साल 5 साल उस तरह से। तो आप एक कोई भी एसेट, वो या तो रियल एस्टेट भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है आपका, या टिपिकली एक फ्लैट खरीदते हैं आप, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इक्विटी भी हो सकता है ये, या कोई भी फॉर्म में हो सकता है। ट्रेडिंग हम तब करते हैं जब हमारा व्यू टिपिकली शॉर्ट टर्म हो कंपैरेटिवली। जैसे हो गया कि आपका आपने 3 महीने का व्यू रखा है, या 1 महीने का व्यू रखा है, या इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वो 1 दिन का व्यू होता है, 1 या 2 दिन का। तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में मेजर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप कितने टाइम पीरियड का व्यू रख रहे हैं, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है, वगैरह वगैरह। ये ध्यान में रखना चाहिए। और एसेट क्लासेस बताइए। एसेट क्लास बहुत तरीके के होते हैं। जैसे आप एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। फिर आपका इक्विटी होता है, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जो रोज हम ट्रेड करते हैं, या प्राइमरी मार्केट होता है जो स्टॉक मार्केट में, या फिर प्राइमरी मार्केट बोलते हैं अगर आप आईपीओ में
इन्वेस्ट करते हैं तो हाँ, इसके हाँ, अलावा हाँ, गोल्ड, रियल एस्टेट, REIT, इनवाईटी, हाँ, कमोडिटीज, हाँ, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट क्लासेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। अब इनमें से टिपिकली क्या होता है कि आपका जो भी रिटर्न होता है हाँ, वो आप कितना रिस्क लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे करेक्ट, FD या आपका FD सबसे आसान तरीका होता है या बॉन्ड सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। उसमें आपके गारंटीड रिटर्न्स या रहते या हैं या और या आप या कंपनी तो अगर नीचे जाए तो भी आपको राइट या रहता है कंपनी या के ऊपर। तो जंतु जो हमें जो आपने अभी तक जो बताया उस समझ में ही आया कि भाई जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस है ना, जो कि सबको पता है कि रिस्क एंड रिटर्न। आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आप ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखोगे, और जैसा आप बता रहे हैं कि अगर भैया आपको एकदम सेफ खेलना है तो आप अपना पैसा FD में जाके रख दो, विच इज वर्चुअली जो सोवरीन गारंटी जिसमें रहेगी, और आपका जो है पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। बिल्कुल। तो इसमें और लिक्विडिटी, हाँ, और इसमें बताइए। इसमें एक और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है कि लोग सोचते हैं कि FD में रख दिया पैसा तो उनका पैसा सेफ है, लेकिन हाँ, जनरली क्या होता है कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट हाई है हाँ, तो आपका FD अगर आप रखें तो भी वो रिस्की होता है क्योंकि हाँ, हाँ, आप मार्केट को बीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप 10 साल के लिए FD अगर रख दें लेकिन आपका हाँ, इन्फ्लेशन ज्यादा है, मार्केट हाँ, प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपका 10 हाँ, साल बाद उस पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये करेक्ट, चीज समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे सौरभ जी जो बोल रहे हैं वो दो तीन चीजें बोल रहे हैं दोस्तों, इसको ये है थोड़ी टेक्निकल, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे हम फ्यूचर में आपको अपने चैनल पे बताएंगे इकोनॉमिक्स के वीडियो में कि ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को बता रहे हैं कि भैया एक्चुअली बिल्कुल जो है ना, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा, तो आपको जो है इफेक्टिवली आपका FD रेट वो दिखा रहा होगा कि आपको 6% या 6.5% मिल रहा है, बट आपको रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको हो सकता है 2% या 2.5% या ऐसे कुछ मिल रहा हो, कम मिल रहा हो काफी। प्लस इसमें टैक्स के भी इश्यूज हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। और तीसरी चीज जो बता रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि अगेन इस इन्फ्लेशन से ही लिंक्ड है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए जो FD में जो हमें दिखता है 6%, 6.5%, उसको आंख मूंद करके नहीं मानना है। जंतु इसके अलावा लिक्विडिटी के बारे में भी बताइए कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में लिक्विडिटी का क्या। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। हाँ, हाँ, और थोड़ा लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब भी थोड़ा समझाइए सरल शब्दों में। बिल्कुल। तो लिक्विडिटी इसके लिए हम लोग दो दो एसेट क्लास कंसिडर करते हैं, मेरे ख्याल से हाँ, वो आसान होगा समझाना। जैसे हाँ, आपने एक रियल एस्टेट हाँ, एक फ्लैट खरीदा अज्यूमिंग 1 करोड़ का, करेक्ट, ठीक है। हाँ, हाँ, अब आप जब फ्लैट खरीदते हैं तो आप एक अपफ्रंट पेमेंट या मान के चलते हैं कि आप पूरा का पूरा आप कैश देके आपने एक फ्लैट खरीद लिया। हाँ, अब आपको सपोज कल चाहिए कि आपको 5 लाख रुपया खर्चा करना है, हाँ, तो अगर आप फ्लैट बेचने जाओगे आपको पूरा का पूरा फ्लैट बेचना होगा, जिसमें आप इमीडिएट नहीं बेच सकते हो, कोई करेक्ट, मार्केट नहीं है, आपको करेक्ट, जाके या तो एक करेक्ट, करेक्ट, ब्रोकर खोजना होगा या कहीं पे लिस्ट करना होगा किसी साइट पे, फिर वो करेक्ट, बायर आएगा, इसमें करेक्ट, करेक्ट, टाइम लगता है। एक करेक्ट, इमीडिएट आपको मार्केट अवेलेबल नहीं है कि आप बेच सकें। तो करेक्ट, इसलिए टिपिकली रियल एस्टेट हो गया या हाँ, इस तरह के जो भी चीजें हैं जिसका रेडी मार्केट नहीं है, हाँ, उसको टिपिकली इलिक्विड एसेट बोला जाता है और हाँ, वो लिक्विड नहीं होती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर आप देखें इक्विटी, हाँ, इक्विटी आपने किसी भी कंपनी का शेयर लिया, सपोज आपके पास 1 करोड़ है, आपने हाँ, एक रियल एस्टेट कंपनी का ही शेयर ले लिया, फॉर एग्जांपल एंटरप्राइजेस का 1 करोड़ का शेयर ले लिया आपने। हाँ, हाँ, कल आपको अगर 5 लाख रुपया चाहिए तो आप हाँ, बहुत आराम से मार्केट में उतने शेयर्स बेच के आप निकल सकते हैं, आपको पूरा का पूरा एसेट बेचने का जरूरत नहीं है। तो ये करेक्ट, 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 लिक्विड भी होता है, आप आराम से बेच सकते हैं, आपको एक रेडी अवेलेबल मार्केट है, आपको इमीडिएटली कैश मिल जाता है। करेक्ट, जो भी 1 या 2 करेक्ट, दिन में जो भी आपका सेटलमेंट साइकिल होगा
करेक्ट तो करेक्ट इसलिए करेक्ट। हमेशा तो यहाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको केवल इलिक्विड में नहीं करना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस या आपका एफडी रियल या एस्टेट हो रियल गया। एस्टेट। हाँ हाँ हाँ, एफडी फिर भी आप तोड़ सकते हैं, तो वो लिक्विड हाँ होता है कुछ हद तक, लेकिन हाँ। लेकिन रियल एस्टेट या आपका इंश्योरेंस बिल्कुल ही इलिक्विड होता है। उसमें आप करेक्ट अगर करेक्ट निकलना भी चाहें तो हो सकता है आपको बहुत मेजर लॉस के साथ निकलना हो, अगर करेक्ट थोड़े करेक्ट। भी पैसे चाहिए तो। या तो तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें बात पता चली अभी कि ये शायद हमें एक तरीके से कॉमन सेंस से पता भी है कि वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। ये तो हमें पता ही है कि सब जगह सारी चीजें एक ही जगह नहीं लगा देनी है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि भाई रियल एस्टेट जो है टिपिकली समझा जाता था पहले, प्रोबब्ली आज से हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले लोग जो है वो रियल एस्टेट को बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट समझते थे, और एक्स्ट्रा कोई भी इनकम हुई या कोई भी बोनस मिला, पीएफ का पैसा मिला, तो लोग जो है एक दूसरा घर या तीसरा घर जो है अपनी बच्चों के लिए खरीद लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो लोगों को ये लग रहा है, लोग रियल एस्टेट को एज एन एसेट क्लास ट्रीट कर रहे हैं। और ये सब जो कंसिडरेशन जो सौरभ जी ने बताया कि भैया मुझे ये भी देखना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हैवी हुआ है, और अगर कल को मुझे जरूरत है पैसे की, भाई कुछ फाइनेंशियल मेरी इमरजेंसी हो सकती है, घर में कोई किसी की मैरिज हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो मुझे पैसे चाहिए, तो वो मैं तुरंत उड़ा नहीं सकता। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, ये लिक्विडिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अपने दिमाग में एक्टिवली रखना है। पैसिवली तो हमारे दिमाग में होता ही है। तो ये आपने अच्छे से समझाया सौरभ जी। एक्चुअली हमारे पास ये एक जो हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ये एक ओवरऑल समझने के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज हम आपसे जो है ना इंडेक्स और गोल्ड के बारे में भी डिटेल में पूछते, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। तो ये बताइए कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग के बारे में बताया कि ट्रेडिंग इज टिपिकली विद अ शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का व्यू होता है सौरभ जी? टिपिकली हाँ बिल्कुल, हाँ ट्रेडिंग में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव लोग रखते हैं। जैसे बिल्कुल ही कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह या तो बाई करते हैं या सेल करते हैं और उसको हाँ उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं या वो ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं, तो इसे हाँ इंट्राडे बोला जाता है। ये हाँ बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। बहुत हाँ लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जो करते हैं वो भी टिपिकली इंट्राडे टाइप का व्यू रखते हैं। इसके हाँ अलावा भी थोड़ा सा हाँ लॉन्ग टर्म व्यू भी रखते हैं। बहुत लोग बीटीएसटी करते हैं, जिससे हम बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, तो ये 2 दिन का ट्रेड हो जाता है। हाँ। इसके बीटीएसटी क्या अलावा आपने भी बोला? बहुत थोड़ी लोग सी आवाज कट गई थी। बीटीएसटी? बीटीएसटी, अच्छा, हाँ बीटीएसटी या एसटीबीटी होते हैं। जैसे कि मैंने आज सपोज कोई स्टॉक खरीदा, हाँ ठीक है, और इसको मैं कल तक होल्ड करूंगा, कल मैं उसको प्रॉफिट होगा या जो भी होगा मेरा स्टॉप अच्छा लॉस होगा उस पे बेच दूंगा। तो अच्छा 1 दिन से ज्यादा हो जाता है, ये 2 दिन हो जाता है। इसमें अच्छा फायदा ये होता है कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस कम ब्रोकरेज पे दे देते हैं आपको। अच्छा अच्छा। तो ये भी इंट्राडे के तो अंदर माना इंट्राडे जाएगा? और हाँ, हाँ इंट्राडे और बीटीएसटी का टिपिकल फायदा ये होता है कि आपको ब्रोकरेजेस जो अगर आप डिलीवरी ले लेते हैं किसी भी स्टॉक का, हाँ। तो उसमें ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा लगता है आपको। अगर आप सॉरी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने हमें बताया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक तो इंट्राडे और बीटीएसटी, और जिसमें कि फायदा में ये होता है कि ब्रोकरेजेस वो कम लगते हैं, अगर हम डिलीवरी ले लेते हैं तो ब्रोकरेज ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपने बताया कि जो है वो जो भी है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का जो भी व्यू हो सकता है। एक आपने डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था कि डेरिवेटिव्स में भी क्या, अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करूं तो उसमें भी ब्रोकरेज कम लगता है? यहाँ पे आवाज थोड़ी चली गई थी तो वो हम सुन नहीं पाए थे। जी हाँ बिल्कुल। तो डेरिवेटिव्स में ब्रोकरेज से ज्यादा आपका जो मार्जिन होता है या हाँ वो आपको हाँ अच्छे से मिलता है। जैसे हाँ सपोज करिए कि आपके पास 10 रुपया ही है, हाँ। ठीक है, लेकिन आप 100 रुपया का स्टॉक खरीदना चाहते हैं। हम्म। तो डेरिवेटिव्स में ये होता है कि आपको मार्जिन देती है हर हर
कुछ ही स्टॉक्स ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, करीब मेरे ख्याल से 250-300 स्टॉक्स होंगे हाँ जो ट्रेड होते हैं, और वो लिस्ट चेंज भी होता है हर महीने। हाँ हाँ तो ये जो स्टॉक्स होते हैं वो एनएसई में टिपिकली मार्क किया रहता है, और हाँ। इसमें आपको मार्जिन्स मिलते हैं। तो अच्छा। और उनके लॉट साइजेस भी डिफाइंड होते हैं। हाँ फॉर एग्जांपल आपका रिलायंस का लॉट साइज होगा कुछ 750, हाँ ठीक है। तो हाँ आपको अगर 750 शेयर्स खरीदने होंगे, तो हाँ आज अगर आप अज्यूम करिए कि 2,000 रुपया शेयर है, तो आपको हाँ 750 इंटू 2,000 रुपीज देना होगा। हाँ। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेड करते हैं, हम्म तो उसमें टिपिकली आपका मार्जिन अगर अज्यूम करिए 10% है, हम्म। तो आपको अपफ्रंट 10% ही देना होता है। अच्छा तो अच्छा। विच मीन्स कि 90% कैश आपके पास नहीं भी हो, तो आप तो आप उसमें 10% लॉक कर दे के सकते आप हैं उस पर ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. अब और प्राइसेस को। डेरिवेटिव्स में भी हाँ, हम्म। हाँ नहीं बताइए बताइए। बोलिए। हाँ हाँ। ठीक है। नहीं तो आप अपनी हाँ डेरिवेटिव्स में हाँ टिपिकली दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हाँ अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपका फ्यूचर्स, एक होता है हाँ आपका ऑप्शंस। हाँ 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 अब ऑप्शंस टिपिकली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट उसमें काफी चीजें होती हैं। ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स जिन्हें कहा जाता है, उसकी हाँ वजह से अगर आप इस महीने के एक्सपायरी का कोई भी ऑप्शन खरीदते हो, हाँ तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जैसे दिन जाते हैं, वो हाँ। ऑप्शन का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होते जाता है। तो आप एक्चुअली अगर स्टॉक सेम प्राइस पे भी हो तो भी आप हाँ लूज करते हो। तो इसका जो व्यू रखा जाता है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा रखा जाता है, 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अदरवाइज आप पैसा लूज करोगे। हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल है यहाँ समझना, बट ठीक है तो हम ये चीज जानना जरूरी है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर, तो आपको व्यू जो है वो आप 1 महीने का नहीं रख सकते हैं। वो आपको 1 या 2 या 3 दिन मैक्सिमम अच्छा। लेके निकल जाना है। जैसे ही आपका स्टॉक प्राइस बढ़े, या आपका स्टॉक प्राइस का टारगेट जो भी है, या हाँ। आपका स्टॉप लॉस जो भी आपने सेट किया है वो हिट हो, तो आप निकल जाइए अच्छा इसमें। तो ठीक है और तो हाँ हाँ। तो सौरभ जी बेसिकली हम समझ रहे हैं कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, स्पेशली ऑप्शंस हैं जिसमें कि जो प्लेन वनीला, जिसको मतलब स्टैंडर्ड ऑप्शन बोलते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसके अलावा जो है एग्जॉटिक ऑप्शंस होते हैं, और तो ये मतलब फिर स्वैप्शंस होते हैं, तो स्वैप और ऑप्शन को मिला करके, तो ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जिसके बारे में शायद हम इस पॉडकास्ट में डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमें जो समझ में आया कि आपने ये बोला कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर, या डेरिवेटिव सेगमेंट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस उसके पार्ट हैं, स्वैप भी उसका पार्ट है। तो आपने ये बोला कि उसका फायदा ये है कि मैं कम पैसे में भी इसमें ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपफ्रंट बिल्कुल पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो दूसरी बिल्कुल चीज आपने बताई कि अगर हम ऑप्शन में चूज करना चाह रहे हैं, तो टिपिकली इसका हमें टाइम होराइजन जो है वो मतलब शॉर्ट रखना चाहिए। कुछ ही समय में निकल जाना चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम जैसे जैसे ऑप्शन अपनी एक्सपायरी पे जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना। तो बिल्कुल। या तो सौरभ जी, यहाँ पे ऑप्शन के बारे में हम आपसे बाद में समझेंगे। यहाँ पे आप हमें एक चीज बताइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना वो थोड़ी सी पॉपुलर रहती है। मैंने देखा है कि जो एडवाइजर्स भी हैं वो भी, जब लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बड़ी कॉल वॉल आती रहती थी, बहुत पहले मैं भी था तो मुझे भी कॉल आती रहती थी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इसमें क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिपिकली इंट्राडे में देखिए, अगर आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हाँ आपको पहले तो डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना होगा कि हाँ अगर अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसको पोजिशनल में कन्वर्ट ना करें। हाँ आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें कि अगर हाँ आपका 2 रुपया नीचे है स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक हाँ उसके नीचे जा रहा है तो आप हाँ एग्जिट कर लें इमीडिएटली। कभी होप ट्रेड ना करें कि 2 रुपया नीचे गया है फिर भी ये ऊपर आ जाएगा। तो
तो हाँ, स्टॉप लॉस टिपिकली बहुत ही स्ट्रिक्ट, और जब भी आपको प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट भी हाँ, इमीडिएटली बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो और भी लोग ट्रेड करते हैं, हाँ, और सब अगर मिलके बेचना शुरू करें तो हो सकता है कि जो जो स्टॉक आपका किसी टाइम पर प्रॉफिट में था वो बहुत ही जल्दी लॉस में भी आ जाए। तो हाँ। तो एक मिनट टिपिकल यहाँ पे सौरभ जी, यहाँ स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हल्का सा। स्टॉप लॉस टिपिकली कोई भी आप शेयर जब लेते हैं किसी प्राइस पे, तो हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बहुत लोग चार्ट्स यूज करते हैं, बहुत हाँ, लोग अपना इंट्यूशन भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग न्यूज पे ट्रेड करते हैं। तो हाँ, जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं सपोज हम्म, 50 रुपया पे, हाँ, तो अगर आपने अपना अपना रूल बनाया हुआ है कि 2% से ज्यादा मैं किसी भी ट्रेड में लूज नहीं करूंगा, हाँ, तो आप क्या करेंगे कि 2% ऑफ 50, जो हाँ, कि 1 रुपये, हाँ, आपका 1 रुपया आएगा, वो हाँ, आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आप 50 - 1 49 अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो कभी भी अगर आपका स्टॉक हाँ, 49 से नीचे आ गया हाँ, तो आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तब भी आप एग्जिट कर जाएंगे। अच्छा, इससे इसका बेसिक फायदा ये होता है कि हाँ, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। अच्छा, अच्छा, ओके, कभी भी आपका मतलब लॉस में हम्म, अगर है तो हो सकता है, लिमिटेड जनरली लॉस होगा, होता क्या हाँ, है, हाँ, लिमिटेड लॉस होगा। और जनरली क्या होता है कि बहुत लोग अपना रूल बना के रखते हैं कि वो प्रॉफिट जब लेंगे हाँ, तो स्टॉप लॉस का जो भी परसेंटेज सेट किया है वो इंटू 2 करके लेंगे, तो 2 रुपया प्रॉफिट और 1 रुपया लॉस, इस तरह का रूल बना के रखते हैं। हाँ। तो तो मतलब उस तरीके से क्या होता है। यही वाला एग्जाम्पल अगर हम ले, तो अगर मैंने 50 रुपए पे स्टॉक खरीदा है, तो मेरा जो है, अगर 2% वाला ले तो मतलब 49 के नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, और 4% मतलब 50 का 4% 2 रुपए हुआ, तो मतलब 52 के जैसे ही ऊपर जाएगा तो मैं तुरंत सेल कर दूंगा। बिल्कुल, है ना? हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो मतलब दोनों केस में बिल्कुल। मैं सेल कर रहा हूँ, एक के केस में मैं अपनी लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जब 49 पे पहुंच गया, और दूसरे केस में जब 52 के ऊपर पहुंच गया तो उस समय मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल। एक, हाँ, तो ये तो आपने एक दो चीजें बताई कि मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है, एक तो ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि हम अपना एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और जो आपने वो चीज बताई कि प्रॉफिट भी अगर मिल रही है तो बुक कर लें, क्योंकि बहुत वेट ना करें। और एक और चीज आपने बताई थी इंट्राडे में। इसका इसके अलावा भी और कई चीजें होती हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करते हैं हाँ, उसमें सबसे जरूरी होता है कि आपके पास टाइम होना चाहिए स्क्रीन पे बैठने का। क्योंकि हाँ, अगर अगर आप नहीं बैठ रहे हैं स्क्रीन पे, हाँ, हाँ, तो मेरे मेरे हिसाब से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह स्टॉक खरीद के चले जाते हैं फिर ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका लॉस हिट हो जाए या हम्म, हम्म, आपका प्रॉफिट भी आ जाए। हम्म, तो हम्म, वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम्म, इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी कमिटमेंट चाहिए होता है। हम्म। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं वो अपना एक वॉच लिस्ट बना के रखते हैं अच्छा। कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है मुझे हम्म, हाँ। आज या वॉट, तो वो एक तो लिस्ट रहता है उनके और वो पास। लिस्ट जो है वो वो लिस्ट उन रिसर्च के बाद आती होगी। वो लिस्ट रिसर्च के बाद आती है। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो स्टॉक पे न्यूज हो, या हाँ, सुबह सुबह आपने देखा कि मतलब हाँ, उसमें वॉल्यूम अच्छा था या ब्रेकआउट हाँ, दिया है, या हाँ। टेक्निकल चार्ट्स पे कुछ कुछ आपको इंडिकेशन मिला था। तो करेक्ट, बहुत करेक्ट। सारे आपके रूल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप वो वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और ठीक ये है। जो लिस्ट होगा ये बहुत हाँ, बड़ा नहीं हो सकता है, हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर्स अगर आप खरीद लेंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इंट्राडे तो में, जंतु जी आप और डिस्ट्रैक्टेड होंगे। हाँ, तो एक आपने चीज बताई, अभी हमें एक दो चीजें और डिस्कस करनी है आपसे, हमारे पास समय कम है। हम आपसे पूछेंगे, आपने एक चीज बताई कि चार्ट्स के बारे में, कि इंट्राडे में जो है कुछ आपने टेक्निकल टर्म्स यूज किए, ब्रेकआउट वगैरह, है ना? तो चार्ट्स हमें पता है कि कंपनी की, किसी भी कंपनी में मुझे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो दो टाइप की एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस, विच इज बेसिकली फॉर इन्वेस्टिंग, वेयर वी डू, जहां पे कि हम वो डीसीएफ एनालिसिस और
P/E और मार्केट मल्टीपल और वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की लॉन्ग टर्म व्यू क्या है वो असेस करते हैं। और दूसरी चीज जो है जो ट्रेडिंग के लिए जो मोमेंटम एनालिसिस करते हैं जिसके लिए बहुत सारे चार्ट्स वगैरह देखते हैं। तो ये संक्षेप में थोड़ा कितने प्रकार मतलब जो 3-4 पॉपुलर चार्ट्स हैं जिनको आप भी यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। हम इसके ऊपर एक अलग सीरीज करेंगे आपके साथ। अभी संक्षेप में बताइए बिल्कुल चार्ट्स। हाँ बिल्कुल। तो जनरली जो ट्रेड करते हैं वो हाँ सबसे ज्यादा चार्ट्स चार्ट्स ही यूज करते हैं। हाँ और चार्ट्स भी आजकल बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट्स हाँ या आपका पॉइंट एंड फिगर, ये हाँ दो टिपिकली आजकल किसी भी सॉफ्टवेयर में आराम से मिल जाते हैं। हाँ और लोग इसी को एनालाइज करके ट्रेड करते हैं टिपिकली। हाँ हाँ और वो चार्ट्स के टाइम फ्रेम्स या ये सब भी चेंज करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपना किस किस टाइम होराइजन के लिए उनका व्यू है उसके बेसिस पे। जैसे इंट्राडे अगर कोई करता है ट्रेडिंग तो वो हाँ। चार्ट 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट वाला देखता है। जो थोड़ा अच्छा लंबा लंबा करता है वो आवरली या डे या इवन वीकली मंथली चार्ट्स वगैरह देखते हैं। तो इस तरह हाँ। से आप टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते तो हैं, बट आपने बताया सबसे एक ज्यादा जो हाँ पॉपुलर है वो पॉइंट एंड फिगर एक एक चार्टिंग मेथड होता है। हाँ और दूसरा होता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक टिपिकली ज्यादा पॉपुलर है हाँ। क्योंकि वो और ये सब इजीली जो अवेलेबल होता है। और ये सब जो है तो ये सब चार्ट्स मतलब अवेलेबल कहाँ होंगे जो मान लीजिए ये सब ये आ, सब चार्ट्स काफी सारे पेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं आजकल। हाँ लेकिन कुछ कुछ साइट्स हैं जो आपको हाँ फ्री में ये देती हैं, जैसे आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, हाँ tradingview.com, या हाँ आपका investing.com हो गया। हाँ फिर आपका charting.com है। इस तरह के हैं प्लेटफॉर्म्स जो आपको रेडी रेडी चार्ट्स आपको देते हैं। हाँ हाँ और हाँ। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं होता है, रियल टाइम डेटा भी रहता है, मोर और ठीक है लेस। तो ठीक ठीक है। तो अब अभी सौरभ जी हमारे पास जो है एक्चुअली समय शायद अभी समाप्त हो रहा होगा। तो हमें क्विकली आपसे एक दो चीजें और समझनी थी। एक तो ये कि जैसे आपने बोला कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ना दैट इज नॉट फॉर पीपल हु आर डूइंग फुल टाइम जॉब कि भैया हम अपने ऑफिस में हैं है ना सेल्स की जॉब कर रहे हैं या कुछ मैं आईटी की जॉब कर रहा हूँ, कभी बॉस का फोन आ रहा है कभी क्लाइंट का फोन आ रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूंगा, मैं ठीक से कैसे फोकस कर पाऊंगा स्टॉक पे। तो आपकी ये सलाह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग तभी करो जिस दिन आपको लगता है कि आप जो है ज्यादा टाइम डिवोट कर पाओगे स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे बैठ के। तो वरना जो है आप इसको मत करो, आपके लॉसेस के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर मैं मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या चीजें हैं मतलब बुक्स हो गई, आपने चार्ट्स के बारे में बताया कि ये चार्ट्स जो फ्री हैं, उसके अलावा जो है और कुछ बुक्स हो गई या कुछ ट्विटर हैंडल्स हो गए या मतलब फ्री में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम सीएनबीसी एंड वो सब जो है। जी बिल्कुल। जनरली सबसे आसान तरीका, कभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ सबसे आसान तरीका है कि आप उन उन कंपनीज को देखें जो जिस जिस डोमेन में आप काम करते हो या कंफर्टेबल हो। हाँ सबसे आसान तरीका वो होता है जिस जिस डोमेन के बारे में या जिस जिस भी, फॉर सब्जेक्ट के एग्जांपल बारे अगर में। आप ऑटो ऑटो कम हाँ, अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हम्म हैं जिस जिस भी हम्म, चीज के, जैसे अगर आप ऑटो कंपनी में काम करते हैं हाँ हाँ तो आपके लिए सबसे इजी आपका सर्कल ऑफ कंपिटेंस होगा ऑटो कंपनीज या हाँ ऑटो एंसिलियरी कंपनीज। तो हाँ उन पर अगर फोकस करें तो आपको बहुत बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। हाँ और इसमें इसमें आपको जनरली अपना अपना डोमेन नॉलेज भी काफी रहेगा, साइकिल्स कैसे टर्न हो रहे हैं वो सब भी काफी रहेगा, जो कि बाकी लोगों को एफर्ट लगाना हो। तो सबसे आसान तरीका तो वो रहता है कि आप अपने अपने सर्कल ऑफ कंपिटेंस में करेक्ट। रहें। हाँ और आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो आपको 100 कंपनीज नहीं चाहिए, आप 5 कंपनी लेके भी पैसे बना सकते हैं। तो वो अगर आपके एक्सीलेंट। सर्कल ऑफ कंपिटेंस में हो तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो सौरभ जी बहुत आपका धन्यवाद। एक्चुअली हमारे कुछ चीजें हमारी बच गई है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। एक तो हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहेंगे जहां पे हम समझेंगे कि मान लीजिए आपने ये बहुत अच्छी सलाह दी कि भैया मुझे जो है वो 50 कंपनी नहीं ढूंढनी है, सबसे अपने एरिया, अपने कंफर्ट जिसमें मुझे ज्यादा नॉलेज है वो एरिया की, उस सेक्टर की कंपनी पकड़नी है। ऐसे 1 या 2 सेक्टर मेरे हो सकते हैं और उसकी कंपनी पकड़नी है, लेकिन फिर उसको फर्दर हम कैसे एनालाइज करें, इस पे हम थोड़ा आपसे समझेंगे। दूसरी जो है वो चार्टिंग आपने इतने सारे चार्ट्स बताए, तो कैंडल स्टिक चार्ट को कैसे पढ़ें, पॉइंट एंड फिंगर चार्ट में उसको कैसे पढ़ें, इस पे हम आपसे थोड़ा समझेंगे। और तीसरी चीज है कि जो मैंने आपसे बात की थी तो आपने मुझे ये सारे रिसोर्सेज बताए थे। तो दोस्तों, सौरभ जी ने हमें कुछ एक ट्विटर हैंडल्स बताए हैं, कुछ एक ऑनलाइन फोरम बताए हैं, और एक अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए इन्होंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए बुक्स बताई हैं। और ये बुक्स ऐसे एक्सपर्ट्स की हैं जो कि मतलब ग्लोबली बहुत बड़े एक्लेम्ड एक्सपर्ट्स हैं, और कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी बताए हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा समय समाप्त हो रहा है सौरभ जी, और बड़ा अफसोस है, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, और हमें आपका एक और आधे घंटे 40 मिनट का आपका टाइम चाहिए होगा ये सारी चीजें समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद चैतन्य जी, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। श्योर। तो आई होप कि श्रोता लोगों को कुछ कुछ सीखने का इसमें या कुछ जानने का मौका मिला होगा। जी। तो बहुत बहुत सौरभ धन्यवाद, और आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे दोस्तों को भी जो है काफी इससे उनकी जानकारी बढ़ेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।